कल हम लोगों ने वर्क डन बाई और ऑन गैस प्रूफ किया था। W इज इक्वल टू P डेल्टा V या P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अच्छा, एक टर्म होता है इंटरनल एनर्जी। U से डिनोट करते हैं, और इसके लिए जो चीज आपको मालूम रखनी है वो ये कि इट डिपेंड्स only and only on absolute temperature। यानी इंटरनल एनर्जी के अलावा कई और चीजें होती हैं बेटा जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी शो करती हैं। जैसे लेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो और भी कई प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंसी शो करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की या गैस की सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर घटाने पर इंटरनल एनर्जी घट रही है। बाकी किसी फैक्टर से इंटरनल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं। बात ठीक है। तो अभी दो टर्म हो गए, एक वर्क डन और एक इंटरनल एनर्जी। अब हेडिंग डाल दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बार बार लिखना पड़ेगा तो FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसमें कहा क्या जाता है, इफ सम हीट that is dq is taken or lost by a system, then due to heat change we find change in internal energy du and work done। चाहे वर्क डन बाई गैस हो चाहे वर्क डन ऑन गैस हो, दैट इज DW। तो अब हम इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw।
कल तुम लोगों को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई थी। तो अब आराम से इधर देखना तनिषा, dq हो सकता है n cvdt या n cpdt। du चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। और dw आप लोगों ने प्रूव कर रखा है pdv, दैट इज p टाइम्स ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है। अब यहां से एक टर्म मिलता है साइन कन्वेंशन। तो एक बार में देखना बेटा, फिर नोट करना। पहला पॉइंट है, अगर हीट इज गेन्ड बाय सिस्टम, इसे dq कहते हैं, और इस वजह से इंक्रीज इन वॉल्यूम पर काम करते हैं। ये तो बस साथ में लिख दिया, ये dq। अब अगर हीट गेन्ड बाय सिस्टम है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। हीट गेन्ड बाय सिस्टम के साथ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज du। और वर्क डन बाय गैस, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा ना, तो वर्क डन बाय गैस। पहले अपनी सिर्फ यहां पर देखो, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स सब मैं सही कर दूंगा। और इस समय पर dq du dw all are taken as positive। ठीक है। अब उल्टा चलो, अगर हीट लॉस्ट बाय सिस्टम हो, हीट इज लॉस्ट बाय सिस्टम, dq, यहां पर कॉन्सेप्ट मिलेगा डिक्रीज इन वॉल्यूम का। अच्छा, साथ में डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और साथ में वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन ऑन गैस। ऑल आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। अब मेरी बात सुनना यार ध्यान से। एक्चुअली ये है सिस्टम, मूवेबल पिस्टन, गैस, और मैंने हीट दी। तो अब आराम से मेरी बात पकड़ना। जब अब मैंने यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कहेंगे हीट इज गेन्ड बाय सिस्टम, कोई दिक्कत? दोनों में दोनों सब्जेक्ट यही कहेंगे कि पिस्टन मूव्स अपवर्ड, कोई दिक्कत? दोनों कहेंगे वर्क डन बाय गैस, कोई दिक्कत? वेरी गुड। दिक्कत सिर्फ एक है, रेफरेंस पॉइंट। हम
विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर बात करते हैं, यानी हम सिस्टम के बाहर रह करके इस प्रोसेस को देखते हैं, और केमिस्ट्री वाले इनसाइड द सिस्टम से बात करते हैं। तुम अपने केमिस्ट्री वाले सर को यहां बिठा दो और ज्यादा हीट ना दे देना, है ना, नहीं तो रोने लगे। तो ये केमिस्ट्री है, और ये तुम्हारा फिजिक्स का मास्टर है। तो अब एक साधारण सा कॉन्सेप्ट, इस समय पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो किसके पास जा रहा है, और पास में आने को पॉजिटिव, हाँ ना, और किससे दूर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव। सिर्फ रेफरेंस पॉइंट का फर्क है। कुछ ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स में गलत, केमिस्ट्री में गलत, इसका सही, उन्होंने ऐसे कर लिया, मेरा गलत नहीं हो सकता, कोई झंझट नहीं है, सब सही है, केवल रेफरेंस पॉइंट का अंतर है, और ये हमेशा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बात ठीक है? वो इनसाइड द सिस्टम से रेफरेंस लेकर के बात करते हैं, वो यहां से बात करते हैं, और हम आउटसाइड द सिस्टम रह करके बात करते हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर बात करते हैं। बात ठीक है? तो अब देखना यार, और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं होता है, साधारण रहो। हीट, पहले मेरी बात सुनो और सब इकट्ठे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार बोलो, क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। क्या है? अब तीन चीजों पर बात करनी है। अगर मैं कहूंगा dq के लिए हीट गेन्ड बाय सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। और ये तीनों चीजें हमें लेनी है, फिजिक्स में पॉजिटिव और केमिस्ट्री में नेगेटिव। बाकी इसका उल्टा है। हीट लॉस्ट अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज मिलेगा और वर्क डन ऑन गैस मिलेगा। वो सोचो ना, वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन ऑन गैस, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस। बात ठीक है? तो तीनों एक साथ लेकर के चलो, बहुत आसान है, हमेशा याद रहता है, कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बात ठीक है? फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है। बात ठीक है? नोट करो इसको जल्दी से। हाँ, अभी मजे मजे में दिक्कत हो जाती है। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी शॉ को ही खेलना चाहिए, बस चलने तो वीडियो से क्या मतलब है, पृथ्वी शॉ बेस्ट है तो है। अब मेरी बात सुनना यार, एक्चुअली हमें पढ़ना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और जब हम उसको पढ़ लेंगे तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टाइम पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा सामने, तो उसके लिए पहले ही बात कर लेते हैं। जरा ध्यान देना, नोट करके लिख लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की कहानी कही जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखना यार इधर श्रेयांश, dw होता है p डेल्टा v। अगर डेल्टा v मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा v कितना? 0। इसलिए dw कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, एक और चीज आदित्य, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dq को क्या लिखेंगे? n cv dt। cv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखोगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dw 0 हो गया, n cv dt
इज इक्वल टू du। और अब अगर 1 मोल के लिए देखा जाए तो Cv dt इज इक्वल टू du, यानी एक फॉर्मूला आ जाता है Cv इज इक्वल टू du अपॉन dt। अब पहले सभी लोग मेरी एक बात सुनो, सभी लोग इधर देखो। ऐसे लिखने का मतलब हमेशा डिफरेंशिएशन लगेगा ये जरूरी नहीं होता। अगर मैं कहूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 100 जूल है और ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो 100 अपॉन 25 इज द वैल्यू ऑफ Cv। हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर u फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो 6t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर कैपिटल T में, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हमेशा ध्यान रखना। 10 में से एक डिफरेंशिएट के साथ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जैसे ये जगह दिखाई दे तो आपको डिफरेंशिएशन। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब एक टर्म है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, the number of possible independent ways through which a system can have energy is known as degrees of freedom। बस इसे समझना, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। इधर देखना, फिर इस पर कल डिस्कस करेंगे। इधर देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज थ्रू व्हिच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी इज नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या गिव्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहां मान लो एक ऑब्जेक्ट केवल एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है, तो उसे कितने रास्तों से एनर्जी मिल सकती है, ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 1। अब जानते हो उसे एक्स एक्सिस पर चलते हुए काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, फलाना और ढुमका एनर्जी मिल रही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1। जैसे एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन द सेंस एक ही टाइम इंटरवल में 2 एक्सिस के अलोंग उसे एनर्जी मिल सकती है, 2 एक्सिस के अलोंग वो काम कर सकता है। उन दोनों एक्सिस पर मिला के 10 टाइप की एनर्जी मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, अब यहीं पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सब तरीके से लिख दिया जाता है। उस पर हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लिख लो।